नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस, इनके नेताओं ने जब भी अपना मुंह खोला, एक ही बात निकली, मोदी ने हमारे पीछे ईडी को छोड़ दिया है। देश जानता है कि 70 साल तक क्या हुआ, कैसे-कैसे देश को लूटा गया, आम जनता को बेवकूफ बनाया गया, उनसे वोट लेने के लिए तो गए, लेकिन फिर पलट के नहीं देखा। अब 2014 से देश की सत्ता बदली, दिन बदल गए, देश बदल गया, काफ़ी कुछ बदल गया और देश का नाम विश्व में सम्मान के साथ लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोकप्रिय नेताओं में टॉप पर हैं, लेकिन विपक्ष को ये सहन नहीं हो रहा है। भारत ने चाँद पे कदम रखा, विपक्ष के पेट में दर्द उठ गया। जी20 का सफल आयोजन हुआ, तो विपक्ष के पेट में मरोड़ उठने लगे। जितना भी देश विरोधी, मोदी विरोधी है, उनको मोदी को देख कर के न जाने क्या हो जाता है। ये समझने की और शोध की बात है। और उनके कार्यकाल में जो सबसे बड़ा काम हुआ, वो ये है कि जांच एजेंसियों ने अपना काम ठीक से करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि आज भ्रष्ट नेता जेल जा रहे हैं और अब इसमें एक और नाम जुड़ने वाला है दोस्तों, भूपेश बघेल का। आज इसी पे बात करते हैं। कांग्रेस के नेता सट्टा भी खेलते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में शुभम सोनी ने अपने लिखित बयान में ये कहा कि महादेव ऐप के प्रमोटर ने ये कहा है कि भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। मेरे आज के एक बहुत ही खास मेहमान हैं अनिल गुप्ता जी, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी नजर रखते हैं। इसके अलावा करंट मुद्दों पे भी सजग रहते हैं। इन्हें जोड़ लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनिल गुप्ता जी, नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। क्या बहुत चल बहुत रहा है? धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। क्या चल रहा है सर? स्मृति ईरानी ने ये कहा है कि भूपेश बघेल जी सत्ता में रह करके सट्टा खेल रहे हैं। क्या है ये सब? मैं इस पूरे मामले पे आपकी टिप्पणी चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि क्या है पूरा मामला। एक्चुअली जिस महादेव ऐप के कारण से ये मामला सारा हाईलाइट हुआ है, उसके एक प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की फरवरी में दुबई में शादी हुई ओके। और शादी के अंदर करीब 250 करोड़ रुपया खर्च किया उसने। ऐसा ऐसी बातें चर्चा में आई, तो स्वाभाविक सी बात है कि ईडी के कान खड़े हुए और हम्म। ईडी ने उसके बारे में जानकारी करनी शुरू करी। हम्म। तो महादेव ऐप के दो प्रमोटर्स हैं, एक ये सौरभ चंद्राकर और दूसरा रवि उप्पल। जी। सौरभ चंद्राकर कुछ समय पहले, कुछ साल पहले तक ये भिलाई में एक रेडीमेड कपड़े की दुकान पर नौकरी करता था। बाद में रवि उप्पल इसको, लेकिन इसको उस दौरान भी क्रिकेट और बाकी चीज़ों पर सट्टा लगाते रहने की आदत थी। वो इसको चस्का पहले से ही पड़ा हुआ था। उसी दौरान इसकी रवि उप्पल से ही मुलाकात हो गई। रवि उप्पल हालांकि आयु में इससे करीब करीब दोगुना है, 24 साल बड़ा है इससे, लेकिन हम्म। दोनों ने मिलकर एक कंपनी बना दी, महादेव बुक ऐप करके। और उस महादेव बुक ऐप ने काम ये किया कि क्रिकेट, चुनाव और बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने सट्टे की अपनी एक ऑनलाइन वेबसाइट बना दी। और आज वो सट्टे की या गैम्बलिंग की या बैटिंग की सबसे बड़ी वेबसाइट के रूप में उसकी गिनती है। करीब 60 या 70 उसने अपनी और दूसरी ग्रुप्स बना के अलग अलग जगहों पे फैला रखे हैं। और आज की तारीख में जैसा कि अनुमान लगाया गया है और इंटरनेट पर भी चर्चा है कि उसकी डेली की कमाई 200 करोड़ रुपए से अधिक है। 200 से 300 करोड़ रुपया डेली वो कमा रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसकी फाइनेंशियल ताकत कितनी बढ़ चुकी है। 2 नवंबर को ईडी को एक जानकारी मिली कि एक व्यक्ति
दुबई से कुछ पैसा लेकर आ रहा है छत्तीसगढ़ के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को देने के लिए। ओहो। एक एक होटल पर रेड किया गया, हम्म। तो वहां से ये जो क्या नाम है इसका, एक व्यक्ति पकड़ में आया हम्म। और उसने उसके पास से और उसकी कमरे से और उसकी गाड़ी से हम्म। 5 करोड़ 39 लाख रुपया कैश मिला। जी। अब इतनी चुनावों के अंदर हम भी देखते हैं, मेरठ में भी देखते हैं, सब जगह पर देखते हैं कि चुनावों में जितनी भी फाइनेंशियल अथॉरिटीज हैं जी। या जो इनकम टैक्स की अथॉरिटीज हैं या कस्टम सेंट्रल एक्साइज की अथॉरिटीज हैं, जिनका जी। भी काम एनफोर्समेंट से जुड़ा हुआ है, उन जी। जी। सबको चेकिंग की पावर दी जाती है। और अगर कोई व्यक्ति कुछ पैसे लेकर भी चल रहा है घर से, तो भी वो उसका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर लेकर चलता है, कि चाहे बैंक की स्लिप लेकर चलेगा या कुछ और लेकर चलेगा, ताकि ये कह सके कि भाई ये मुझे बैंक में जमा करने जाना है, और उसका एक लीगल सोर्स भी सामने साथ में लेकर चलता है। हम्म। तो ऐसे ही वहां पर वो जब पकड़ में आ गया, तो 5 करोड़ 39 लाख रुपया जब्त किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद में उसने बताया कि ये पैसा कांग्रेस पार्टी को मुझे दुबई से बुलाकर दुबई में पैसा दिया गया, और ये कहा गया कि इसको हाँ छत्तीसगढ़ में बघेल नाम के एक पॉलिटिशियन को ये पैसा देना है, ताकि हम्म। इसका चुनाव में इस्तेमाल हो सके। हम्म। बाद में जांच करी तो पता चला कि जो व्यक्ति था उसने बताया, बयान दिया अपना, कि 508 करोड़ रुपया अब तक वो दे चुके हैं भूपेश बघेल को। तो भूपेश बघेल तो जब मुख्यमंत्री बने थे करीब 4.5 साल पहले, 5 साल पहले, उस समय भी बड़े कंट्रोवर्शियल व्यक्ति थे, और बहुत सारी और भी किस्से इनके नाम के साथ जुड़े हुए थे। उन सब पर इस टाइम जाने का कोई प्रसंग नहीं है। तो लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार से पहले 3 साल तक वहाँ पर अजीत जोगी, और उनकी अजीत जोगी की सरकार रही, एक दुर्घटना में वो मारे गए। और उसके बाद में जब 2003 के चुनाव हुए, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सत्ता में आई, और रमन सिंह को उन्होंने, डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। रमन सिंह ने 15 साल तक वहाँ बहुत अच्छा काम किया, विकास के बहुत अच्छे काम हुए, जो दिग्विजय सिंह के ज़माने में और दूसरी कांग्रेस की सरकारों के ज़माने में वहाँ पर सड़कें खोजनी पड़ती थी, कि सड़क कहीं पर है तो पता चल जाए, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, ये पता जी। ही नहीं चल पाता पर उसका। तो जी। जी। डॉक्टर रमन सिंह ने विकास के बहुत काम किए वहाँ पर। हम्म। 2018 के चुनावों में भूपेश बघेल ने किसानों को बरगला के कि तुम्हें धान का अधिक मूल्य देंगे, तुम्हारे सबके कर्जे माफ कर दिए जाएंगे, बिजली सबकी फ्री कर दी जाएगी, और लोक लुभावन ऐसे नारे लगा के हम्म। कांग्रेस सत्ता में आ गई वहाँ पर। हालांकि उनमें से कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ। हम्म। और पब्लिक ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। जी। अब ये जो करप्शन के मामले इनके खिलाफ दुनिया भर के चल रहे थे, आज भी सवेरे छत्तीसगढ़ में ही प्रधानमंत्री अपने भाषण में उन्होंने बहुत सारे स्कैंडल गिनाए। मेरे को तो गिनती भी याद नहीं रही, कोई 2000 करोड़ का, कोई 1700 करोड़ का, कोई 1000 करोड़ का, कोई 600 करोड़ का, तो तमाम उन्होंने बहुत सारे स्कैंडल गिनाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं इनके सारे स्कैंडल पिछले 5 साल के गिनाने शुरू कर दूंगा, तो मुझे यहीं पर शाम हो जाएगी और आगे की मेरी सभाएं नहीं हो पाएंगी। तो जी। बहुत सारी चीजें हैं, और आज केंद्र के अंदर एक ऐसी संवेदनशील सरकार है जो इन सब चीज़ों को पीछे नहीं रखती है और उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। पहले ये होता था कि एक ज़माने में जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था, जब उन्होंने आंदोलन चलाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ 1973-74 में, उन्होंने कहा था कि आज तो भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार हो चुका है। तो और हालांकि उस टाइम की जो प्रधानमंत्री थी, उनके लिए उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर इज द फाउंटेन हेड ऑफ करप्शन, ये उनके शब्द थे। अब वो सत्ता तो खैर, अब वो सत्ता जा चुकी है, और अब जो प्रधानमंत्री हैं उनके लिए करप्शन शब्द जो है, ये पहले दिन से ही उनके लिए बिल्कुल दुश्मन बना हुआ है, क्योंकि वो जी। करप्शन को खत्म करना है, ब्लैक मनी को खत्म करना है, इसी बात का लोगों को आश्वासन देकर सत्ता में आए थे। और पब्लिक ने उनको मैंडेट भी इसलिए दिया था कि जिन लोगों ने गलत काम किए हैं, पब्लिक के पैसे को लूटा है और पब्लिक के साथ में उन्होंने सब किस्म के अपराध किए हैं, तो उनको जरूर सजा दी जाए।
तो अब वही काम ईडी के जरिए प्रधानमंत्री या ईडी एक सरकार की एजेंसी है। ईडी ऐसा नहीं है कि कोई भी कह दे और कुछ भी कर दे। प्रधानमंत्री अगर कहेंगे तो भी उसके लिए साक्ष्य देना पड़ेगा, तभी ईडी उसके अंदर एक्शन लेगी। और ईडी के पास में अपने भी सोर्सेज हैं जानकारी जुटाने के, कि जैसे अब ये 250 करोड़ रुपए का शादी का मामला था, तो ईडी के पास में जानकारी से आई, तमाम मीडिया में आई और चीज़ें आई, और उस पर उन्होंने एक्शन शुरू किया। तो ईडी कार्रवाई करती है। लेकिन आज एक ट्रेंड बन गया है कि जिसको भी ईडी नोटिस दे देती है उसी को कहा जाता है कि साहब मैं चूंकि विपक्ष में हूँ और प्रधानमंत्री विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं, इसलिए जो है मेरे खिलाफ ये नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी यही सब कहते फिर रहे हैं उनके मंत्रियों। हालांकि जितने भी लोगों को ईडी ने अब तक जेल में भेजा है, उनमें से किसी को भी सुप्रीम कोर्ट तक से भी जमानत नहीं मिली, जी। और सुप्रीम कोर्ट तक ने भी ये माना कि प्राइमा फेसाई उनके खिलाफ केस हैं, और इसलिए उनके खिलाफ अरेस्ट का पूरा मामला बनता है और उनको बेल पर नहीं छोड़ा जा सकता। तो जांच चल रही है। जांच, क्योंकि हर इन्वेस्टिगेशन का यही तरीका होता है कि पहले एक जांच रिपोर्ट दर्ज होती है, रिपोर्ट के बाद में उसके प्रारंभिक साक्ष्य जुटाए जाते हैं, फिर कार्रवाई की जाती है, और उसके बाद में उसको डिटेल में जांच करने के बाद में धीरे धीरे करके जब स्टोरी अनफोल्ड होती है तब साक्ष्य सामने आने शुरू होते हैं, और तब फिर उस साक्ष्यों के आधार पर प्रोसिक्यूशन होता है, मुकदमा चलता है, सजाएं मिलती हैं, मिल भी रही हैं इस टाइम सजाएं कई लोगों, बहुत सारे नेताओं को। अब यहाँ तो ऐसा ना, अपोजिशन के अंदर ऐसे भी महाशय मौजूद हैं जिनको 4 मुकदमों में अच्छी खासी लंबी लंबी सजाएं हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को उस गठबंधन की नाक मान के बैठे हुए हैं। जी, जी। ये स्थिति है। अनिल जी, आपने सही कहा। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में शुभम सोनी ने लिखित बयान में ये दे दिया है कि महादेव ऐप के प्रमोटर ने ये कहा है कि भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है। अब सवाल ये है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जब इन्हें पता है कि ऐसे मामले में कोई बचने वाला नहीं है, पहली बात तो ये है कि चुनाव चल रहे हैं, तो अब इनकी राजनीति का क्या होगा? दूसरी बात, विधानसभा चुनाव में जनता के पास क्या मुँह लेके जाएँगे? क्या कहते हैं आप? नहीं, ये तो ऐसा ना चिकने घड़े हैं और बिल्कुल बेशर्म है। इनको ना तो शर्म आती है और ना ही इनको अपनी सारी बेइज्जती होने के बावजूद, सारी चीज़ें सामने होने के बावजूद झूठ बोल के अपने को बचाने की कोशिश करते हैं, और पब्लिक के सामने फिर जाएंगे कि साहब एक ही बात है कि साहब मोदी तो तानाशाह है, मोदी तो लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, और हमें सबको जो है विपक्ष को खत्म कर देना चाहता है, और उसके लिए देश विदेश में भी जाके इनके नेता जो है लोगों से मदद मांगते हैं कि भाई हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, तो लिहाजा आप। ये अलग बात है कि दुनिया के तमाम नेता और दुनिया के अच्छे प्रबुद्ध लोग वो भारत के अंदर इस टाइम नेतृत्व की भी और यहाँ की व्यवस्था की भी बहुत ज़बरदस्त तारीफ कर रहे हैं। जितना सफल आयोजन G20 का भारत के अंदर हुआ है, इससे पहले आज तक G20 का इतना सफल आयोजन और जन आंदोलन के रूप में जन भागीदारी के साथ में उसे किया गया, पूरे देश भर के अंदर इतने बड़े पैमाने पर G20 के कार्यक्रम हुए, तो दुनिया के तमाम नेताओं ने देश की सांस्कृतिक विविधता को, यहाँ के तमाम विकास को और हर चीज़ों को देखा है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पर दिल्ली के किसी 5 सितारा होटल के अंदर उन्होंने बंद कर दिया और उसके बाद वहाँ मीटिंग करी और वापस भेज दिया। पूरे देश भर में घुमाया उन्होंने, पूरे देश भर में घुमाया उन्होंने, कहीं पर भी लोकतंत्र की हत्या दिखाई नहीं पड़ी है, और किसी ने भी ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान के अंदर वास्तव में किसी किस्म का भी कोई रिप्रेशन हो रहा है। तो ये अपना नैरेटिव इनको लिख रहे हैं सब अपना, और पब्लिक भी देख रही है, पब्लिक समझ रही है। पब्लिक भी आज की तारीख में उतनी भोली भाली नहीं रह गई जिससे आज से कुछ साल पहले थी। आज वो हर चीज़ को बहुत जागरूक है, पब्लिक हर चीज़ के ऊपर प्रतिक्रिया देती है और हर चीज़ को समझती है अच्छी तरह। तो अनिल जी, पार्टी हवाला ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस और आंध्र प्रदेश बीजेपी के प्रशासनिक दायरे में नहीं आते हैं। तो क्या मतलब भूपेश बघेल अपनी ही सरकार पे सवाल उठा रहे हैं? ऐसा है ना कि वो अगर ये कहते हैं कि साहब जो है ये सब विषय तो केंद्र सरकार को पहले उठा लेने चाहिए थे, तो जिस टाइम केंद्र सरकार इसके अंदर जो एजेंसी है, वो एजेंसी अपने तरीके से जैसे जैसे चीज़ें सामने आती जाती हैं वैसे वैसे काम करते जाते हैं। फरवरी में जब उसने सौरभ चंद्राकर ने शादी की थी और 250 करोड़ लगाया,
तो तुरंत जाकर उन्होंने सौरभ चंद्राकर के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं कर दी, तुरंत भूपेश बघेल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। भूपेश बघेल का तो नाम बहुत बाद में आया है, और ये अगर ये हवाला के जरिए पैसा लाना, ये 5 करोड़ 39 लाख की रकम ना बरामद होती तो हो सकता था कि शायद अभी इनका ड्रामा और कुछ दिन चलता रहता और ये चीज़ पब्लिक के सामने ना आ पाती। लेकिन सरकार की जांच एजेंसी सजग हैं, जागरूक हैं, उनके जो सूचना तंत्र है वो भी पूरी तरह सक्रिय है और जागरूक है। तो बिना सूचना के, बिना जानकारी के ये कह देना कि साहब जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, तो 5 करोड़ 39 लाख रुपया कहाँ से आ गया भाई, किसने रख दिया वहाँ पर? और वो जो बयान दिया है उसने, सौरभ क्या नाम उसका, जो नाम आपने बताया अभी, तो उसने बयान दिया है, उस बयान को क्या किसी ने जाके उसको बता दिया उसकी तू बयान दे दे भाई ऐसा? भाई कोर्ट है, अदालत है, अदालत भी हर चीज के बारे में सही गलत का फैसला लेती है, तो कोर्ट देखेगी उसके अंदर क्या हो रहा है। इस मामले में ईडी ने छत्तीसगढ़ के एक पुलिस कांस्टेबल को भी, उसका नाम भीम यादव बताया जा रहा है, को अरेस्ट किया है। भीम यादव ने पिछले 3 सालों में कई बार दुबई की यात्रा की और उसके जरिए राजनेता और पुलिस अधिकारियों तक रिश्वत का पैसा जो है पहुंचाया जाता था। ये तरीके ये अपनाते हैं। क्या कहते केवल हैं आप? वही नहीं, एक एएसआई जो मुख्यमंत्री के कार्यालय में ही तैनात है और 2 मुख्यमंत्री के ओएसडी, उनके माध्यम से भी पैसा ये लिए जाने के आरोप लगे हैं सारे हैं। और पूरा का पूरा सिस्टम जो है, जो ये ओएसडी जो थे मुख्यमंत्री के, उसमें उन्होंने भी इसको जो इलीगल ये बेटिंग ऑपरेशन है, इसको स्टेट के अंदर चलाने का बाकायदा उनको खुली छूट दी। और हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार का कोई भी बैटिंग का ऐप नहीं चलाया जा सकता, बैटिंग यहाँ पर प्रतिबंधित है। और मई में इस महादेव ऐप के ऊपर भी भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो लेकिन उसके बावजूद ये लोग हठधर्मिता अपनी किए हुए थे। और जो जब मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर बैठा, ओएसडी कौन होता है? ओएसडी आमतौर पर उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री अपॉइंट करते हैं जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी होता है। अपने परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है, अपना कोई दोस्त हो सकता है, अपना कोई और ऐसा हो सकता है कि जिसके जरिए लाभ लिए जा सके, तो ऐसे व्यक्ति को ओएसडी बनाया जाता है। उसका काम ही ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी होता है, और वो स्पेशल ड्यूटी थी केवल एकमात्र कि पैसा उगाओ और केंद्र तक, हाई कमांड तक पहुंचाओ। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक और उससे पहले कमलनाथ, ये तीनों तो एटीएम बने हुए थे ना हाई कमान के। जी 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 जी। खाली एक कांस्टेबल ही नहीं, और बहुत सारे लोग थे जो पूरा तंत्र इन्होंने ऐसे ही बना रखा था अपने आसपास, कि जो उसी काम को सब करने में लगे हुए थे। एक चीज और जानना चाहती हूँ, जब इस समय पता है कि बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े नेता जेल में पड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी लोगों को ऐसी क्या चीज़ है, जो मतलब डराती नहीं है? या यूँ कहिए कि ऐसी कौन-सी चीज़ है, जिससे लोग मतलब एक के बाद एक गलत कामों में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं? जस्ट मतलब चूँकि हम रोज़ ही इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं, तो आपका एक एक्सपर्ट कमेंट लेना चाहती हूँ मैं। ऐसा है ना कि जो भ्रष्टाचार है वो इनकी रग रग में समा चुका है और वो इनसे छूटता नहीं है। तो कितना भी डर हो तो समझते हैं कि भाई बाकी सारे लोग मरते रहेंगे, हम तो सुरक्षित हैं, हम पे आँच नहीं आएगी। अगर ये सोच लें कि ये आँच तुम्हारे तक आने वाली है ही, तो शायद ना करें। लेकिन अपने को तो सब चीज़ों से इम्यून मानते हैं ना। जी, जी। तो अब इम्यूनिटी का जो ये गलतफहमी है, इस गलतफहमी के कारण ये कर रहे हैं ऐसा सारा, और एक-एक करके सब आ रहे हैं सामने। जी, 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 जी। आपने बहुत सही कहा कि इसीलिए इंडी अलायंस का गठन किया गया, ताकि उनके पीछे जो हर दिन ईडी, सीबीआई, अदर जो एजेंसीज़ हैं, वो उनके पीछे-पीछे घूम रही हैं। तो उससे बचने के लिए एक ही तरीका है, इंडी अलायंस को लग रहा है, मतलब ऐसे लोगों को लग रहा है, आई मीन ऐसे इन लो गलत कामों में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनको ये लग रहा है कि ऐसे उनके पीछे जो घूम रही हैं एजेंसियाँ,
उनको रोकने के लिए सबसे पहले नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जाए। अब वो एकमात्र हाँ, उनका मकसद यही है। बिल्कुल यही है। है और ना? नरेंद्र मोदी ना तो इनकी मेहरबानी से सत्ता में आए, इनके इनके बदफैलियों से या गलत कामों से परेशान होकर जनता ने 2014 में देश को एक दूसरी आज़ादी दिलाई, जी। जब देश कांग्रेस मुक्त की व्यवस्था की तरफ बढ़ा। और महात्मा गांधी ने 1947 में ही कहा था कि भाई कांग्रेस एक राजनीतिक आंदोलन था देश की आज़ादी के लिए और इसे भंग कर देना चाहिए। लेकिन उस टाइम जिनके हाथ में सत्ता आई, उनको वो एक फोरम दिखाई पड़ रहा था जिसके जरिए सत्ता को अंदर वो अपना बनाए रखें, अपना वर्चस्व। तो अगर उसी टाइम भंग कर देते तो शायद देश का कैरेक्टर कुछ और बनता। लेकिन एक ऐसी संस्कृति पैदा की गई देश के अंदर कि करप्शन के जरिए सब कुछ कर सकते हो। और लोगों ने कहा भी, वही पैसा लेते हो पकड़े जाओ, पैसे दे के छूट जाओ। ये लोगों के दिमाग में गलतफहमियां आ गई, तो ये इसी सब गलतफहमियों के शिकार हैं। और ये कम से कम वर्तमान प्रधानमंत्री के काल में या भाजपा भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अनिल जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे चैनल के लिए समय निकालने के लिए और मेरे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बहुत बहुत, सबको मेरा नमस्कार।